चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट? What is the difference between transaction and event? Monetary value क्या? Event with monetary value is a transaction. Yes, Manmeet. Good. Monetary value in transaction? No. ऐसे थोड़ी बोलेंगे। देखो appropriate आंसर दो। सब बताओ, बाकी कहाँ गए? Transaction is monetary. Transaction is monetary and event is not measured in monetary. सिंपल सी बात है, इवेंट विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू कैन बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन. यस, इवेंट इज रिकॉर्डेड इन रिपोर्ट्स whereas transaction is reported in books of accounts. Yes, good. मोहम्मद सलीम कहाँ हो भैया? ऋषि कहाँ हो? दीक्षा, am I audible to all of you? Yes. Event monetary value no determine measurable whereas transaction measurable. Yes. ऋषि, मुकुल कैसे हो? Transaction is two or more persons for monetary benefit. Yes. Event with monetary transaction, monetary values transaction. I'm good, Mukul. What about the Acha? You got, I got your answer. Manisha, what is the difference between transaction and event? Ritu, देखो ऑनलाइन क्लासेस का ये मतलब नहीं कि आप इस बच जाओगे यहाँ पे, ठीक है? सबसे मैं पूछूंगा एक एक करके। इवेंट्स नो रिकॉर्ड वेयर एज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। बेटा इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं लेकिन सिर्फ हम उसको रिपोर्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है? A transaction are events which have monetary value. Events are happenings in the business which have to be tracked along so that they don't become transaction in the near future. And if they become transactions in the near future, then you have to record that in the books of accounts. 6 students not present, I think. Avinash, I'll make you the monitor of the class and you have to take attendance daily. Okay? And then you have to mail me that attendance. Okay? Good. This is your homework, daily homework, compulsory homework. ठीक है? ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट में मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट में मैंने किसी से उधार पे सामान लिया, मैंने किसी से उधार पे सामान लिया, क्या मैं इसको ट्रांजैक्शन बोलूंगा या इवेंट बोलूंगा? और अगर बोलूंगा, क्या बोलूंगा, उसका क्या रीजन है?
ट्रांजैक्शन तो ठीक है, क्यों ट्रांजैक्शन क्यों बोलूंगा मैं उसको? मैंने तो उसको पैसे दिए नहीं अभी। ट्रांजैक्शन तो ठीक है। व्हाई? बिकॉज ही विल बिकम अवर क्रेडिटर। यस, यस, एग्जैक्टली। जैसे विवेक कह रहा है कि क्रेडिट इज आल्सो काउंटेड इन ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शन इवेंट को ट्रांजैक्शन बनने के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर उसकी वैल्यू डिटरमिनेबल है तो दैट मीन्स दैट हैज बिकम अ ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर उसमें से वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुई अभी तक, तो तब तक हम उसको इवेंट बोलेंगे। लेकिन हमारे केस में हम डिटरमाइन कर चुके हैं कि इतनी हमने उसको पेमेंट करनी है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजैक्शन। बट एट द एंड, यस, एग्जैक्टली, ठीक है। ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट से हम मूव फॉरवर्ड करके हम गए थे कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पे। बेसिक्स अंडरलाइन कंसेप्ट्स थे हमारे पास अकाउंटिंग के, ठीक है। कितने कंसेप्ट्स हैं हमारे पास टोटल अकाउंटिंग के? आई थिंक वी हैव अ न्यू ज्वाइनी टुडे, मैम सुनेहा शर्मा। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? गुड, गुड। अच्छा, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस टू lectures which we have already taken. I'll just revise everything what we have covered in the earlier lectures, and then I'll start with the new one, the latest lecture. ठीक है? तो पॉसिबली हो सकता है कि आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कवर कर लो। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर उसमें कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पर्सनली आप मेरे से उसमें डिस्कस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे आई रिवाइज everything which we have covered in the earlier lectures daily. For example, if we are in 30th lecture, then I'll revise the earlier 29 lectures what we have covered in the earlier 29 lectures, ठीक है। so उसको भी आप क्लास ले लो, और साथ में जो डेली रिवीजन होती है उससे आपको थोड़ा ओवर ग्रास्प होता जाएगा, ठीक है। We have covered approximately two concepts up till now. The first one was the basic concept of transaction versus event, and now we are moving on to the basic concepts of accounting, which we have 12 in number, as answered by many of my students, ठीक है। अच्छा, तो कितने कंसेप्ट है हमारे पास? आप सबने बता दिया कि 12 कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है। अकाउंटेंसी में कितने कंसेप्ट आ गए? 12 कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा पढ़ा हमने? पहला गोइंग कंसर्न ही था ऑर्डर में। यस, एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा? एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट, ठीक है। जो बिजनेस है और जो बिजनेस के ओनर्स हैं वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। आपको उन दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं करना है। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। यस, बी एंड ओ आर डिफरेंट। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर हैव डिफरेंट आइडेंटिटी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको ऐसे डेली रिवीजन करवा रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइम वेस्ट तो नहीं समझते आप इसको? हाँ, ठीक है। हाँ, गुड, ठीक है। तो ठीक है मनमीत, ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है। अगर बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों डिफरेंट हो तो वो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैंने बिजनेस में 7 लाख रुपया लगाया, उस 7 लाख को मैं क्या बोलूंगा? उस 7 लाख को मैं क्या बोलूंगा?
देखो आंसर सब दोगे, रिवीजन करने का तब मजा आएगा। हाँ, उसको मैं बोलूंगा कैपिटल। अच्छा ठीक है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? यस, कैपिटल अपने बिजनेस में होती है और इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस। यस, गुड, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इससे हमारी टर्मिनोलॉजीज भी हम साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन अदर्स, यस। ठीक है, अब मैंने जो 7 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, उसमें से ना मैंने 20,000 निकाल लिया मेरे मेरे घर के खर्चे के लिए। उसको मैं क्या बोलूंगा? हाँ, ड्राइंग्स। गुड इवनिंग मोहन। उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड कंसेप्ट कौन सा था? सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा था? मनी मेजरमेंट, यस। सेकंड कंसेप्ट हमारा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि, बताओ। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? यस, every transaction that happens in terms of money, that we have to record in the books of accounts. Yes, Suneha, yes, right. So you are from commerce background, I guess. Yes, then it's okay. फिर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, what everything is recorded in terms of monetary value, that we will take up in money measurement concept, and that we take up in books of accounts. Yes. सो बेसिकली ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट का जो कंसेप्ट है, वो यहीं से डिराइव हुआ था, या आप कह सकते हो कि ये कंसेप्ट उस कंसेप्ट से डिराइव हुआ था। ठीक है, whether profit or loss, it should have monetary value. Yes, transactions are recorded with monetary value, exactly. Sorry. Which was the third concept? Yeah, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है हमारा? फटाफट। Business has to be run for a very long time, unlimited time run. Yes, business will keep going for an indefinite period. Yes. अच्छा मुझे बताओ, अगर गोइंग कंसर्न कहता है कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए आपका बिजनेस रन करेगा, यस, लॉन्ग टर्म बिजनेस। अच्छा, तो हम उसको मेजर भी क्या, जब वो बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड खत्म होएगा उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उस इन्फिनिटी को हमें एक फाइनाइट पीरियड देना पड़ता है। उस इन्फिनिटी को हमें एक फाइनाइट पीरियड देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पीरियड। तो अगर हम एक पीरियड डिटरमाइन कर रहे हैं एक फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करने के लिए, दैट कैन बी दैट कैन बी कंपल्सरीली 12 मंथ्स। मैं कह रहा हूं वो कंपल्सरीली 12 महीने होने चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? नो। ठीक है, जो पीरियड है वो कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट नेसेसरी मींस इट हैज टू बी अ 12 मंथ पीरियड। इट कैन बी अ 3 मंथ पीरियड, इट कैन बी अ 6 मंथ पीरियड, इट कैन बी अ 15 मंथ पीरियड। जैसे कंपनी के केसेस में जो फर्स्ट एजीएम होती है वो 15 महीने के बाद होती है। ठीक है, तो दैट कैन बी 15 मंथ पीरियड ऑल्सो। ठीक है, बट मोस्टली in our cases when we are going to study, it would be a 12 month period, and generally starting from 1st April to 31st of March। और ये सब पीरियड डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट के पीछे कौन सा कंसेप्ट है हमारा, जिसको हम फोर्थ कंसेप्ट रिवीजन का कह देते हैं आज? बताओ। यस, दीक्षा, कंसिस्टेंसी कहाँ आ गया?
but it also requires statutory requirement. Yes, we have to go by the statutory requirement. Yes, this concept is periodicity concept. ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कहता है इन्फिनिटी है, लेकिन उस इन्फिनिटी को फाइनाइट बनाने के लिए कौन सा कंसेप्ट कहता है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. ठीक है. अच्छा, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हमारे दो कॉस्टिंग के कंसेप्ट डिराइव हुए थे कि किस पे वैल्यू करना है, वैल्यूएशन के कंसेप्ट्स. अगर आप गोइंग कंसर्न को मानते हो तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अगर नहीं मानते हो तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा. उस पे दो वैल्यूएशंस थे. वो कौन से कंसेप्ट थे? वैल्यूएशन पे दो कंसेप्ट है हमारे पास. कौन कौन से थे? रिवैल्यूएशन था, और कंसेप्ट का नाम क्या था? रियलाइजेशन कंसेप्ट. हाँ, कॉस्ट कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट. The fifth and the sixth one are the cost concept and the realization concept. ठीक है. yes. ठीक है. कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता था? कॉस्ट कंसेप्ट कहता था कि हम जो अपनी एसेट्स की वैल्यूएशन वो किस पे करेंगे? जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी. यस. और उसको हम एक और नाम से कहते थे एक्विजिशन कॉस्ट. यस. मतलब जितना मुझे वो अपने घर पे लाने के लिए जितना हमें कॉस्ट पड़ रही है उसको हम क्या बोलते थे? हिस्टोरिकल कॉस्ट, या उसका दूसरा नाम क्या था? एक्विजिशन कॉस्ट. तो अगर हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, then we are following the cost concept of accounting, and we are also obeying by the going concern concept. ठीक है. और अगर हम कहते हैं कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे, देन वी हैव टू मेक इट 100% श्योर कि उस पर रियलाइजेशन जो होगी दैट विल बी अ पॉसिबल सर्टेनिटी. हाँ, जिसमें क्या आ जाता है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. और उस कंसेप्ट में अपवर्ड रीवैल्यूएशन भी हो सकती है और डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन भी हो सकती है. जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने 95 में एक लैंड खरीदी थी 2000 की और उसकी आज वैल्यू होगी 1 लाख की, I can show it. I can show it in the books of accounts only if I have a certainty that it is going to realize the 1,02,000. And we will show it by way of upward revaluation, and we will show it as a unrealized gain. उसको क्या बताएंगे हम? वो क्या है? हमारा unrealized gain है. और जो unrealized gain है on, हाँ, वो तब तक हम उसको अनरियलाइज दिखाएंगे जब तक हम उसकी एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं कर दें. ठीक है. और जैसे कार के केस में क्या हो सकता था? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकती थी. तो उस केस में क्या आ जाएगा? हमारा अनरियलाइज्ड लॉस आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट कौन सा था? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग in each and every year. Methods used are same. Yes, we have to use same method of accounting in each and every year until yes, the business will run with same rules and methods. Yes, लेकिन ऐसे 3 सर्कमस्टेंसेस थे जब हम वो रूल्स को चेंज कर सकते थे, उन मेथड्स को चेंज कर सकते थे. यस, सेम मेथोडोलॉजी. वो कौन से 3 केसेस थे? क्या कौन से 3 ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जब हम उनको वायलेट करके न्यू मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगा सकते थे वन बाय वन? पहला, यस, यस, गवर्नमेंट चेंजेस अकाउंटिंग. सबसे पहला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ गया. हमारी जो बाइबल है उसमें कुछ चेंज आ गया, तो उस हिसाब से मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना पड़ रहा है. लेकिन जो मेथड पिछले साल था वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है, कोई नया मेथड आ गया है, हमने उसको अगर अडॉप्ट करना है तो वी कैन डू इट. ठीक है. दूसरा था प्रोविजन ऑफ लॉ. अगर कोई कानून में चेंज आ गया है, अगर कोई कानून में चेंज आ गया है, उसको हमने अगर अडॉप्ट करना है तो, और उसके लिए हमें अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना पड़ रहा है, देन वी आर अलाउड टू डू सो. और तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा बेनिफिशियल फॉर बिजनेस. अगर हमारे को उस मेथड ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट करने में हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एक प्रॉपर व्यू, एक प्रॉपर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर देती है, देन वी कैन अडॉप्ट दैट
then we can change the method of accounting. ठीक है, ये 3 सर्कमस्टेंसेस थे जहां पे आप क्या कर सकते थे, अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज कर सकते हो. ठीक है, यस. उसके बाद कितने हो गए? 7 हो गए. 8th कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म के साथ एक फ्रेज है, वो सब फ्रेज आप मुझे लिख के बताओगे क्या फ्रेज है, क्योंकि एग्जाम में वही आना है. कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? यस. Anticipate future losses. Income shouldn't be anticipated, but losses should be recorded. Yes. Accountant should not anticipate only income, but losses are also recorded. Yes. Accountant should not anticipate only income, but losses also. मोहम्मद सलीम ने तो उमंग का कॉपी करके पेस्ट कर दिया. वाओ, सेम टू सेम. मेहनत नहीं करनी. डिट्टो कॉपी, थोड़ा चेंज कर लेते बेटा. रिकॉर्ड फ्यूचर लॉसेस एंड डोंट एंटिसिपेट द इनकम. मैंने आपको बताया था इनकम की ना 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज कौन सी होती है? एंटिसिपेट लॉसेस. यस. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंटिसिपेट करते हैं. अविनाश, नॉट अर्नड. फर्स्ट इज एंटिसिपेट. जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरी किसी के साथ नेगोशिएशन हो रही है कि मुझे उसका काम मिल जाएगा. अभी क्या हो रही है? नेगोशिएशन हो रही है. तो हम आई एम एंटिसिपेटिंग दैट आई विल गेट दैट वर्क. तो जब तक वो एंटिसिपेट हो रहा है, क्या मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लूं? नो. ठीक है. फिर क्या हुआ? मुझे उसका काम मिल गया और मैंने उसका काम कर दिया. पेमेंट नहीं मिली अभी. मुझे उसका काम मिल गया, लेकिन मैंने उसका काम कर भी दिया, लेकिन मुझे अभी उसकी पेमेंट नहीं मिली. तो उसको मैं बोलूंगा अर्न. यस. क्या मैं अर्न को रिकॉर्ड करूंगा? यस. ठीक है. और तीसरी स्टेज होती है आई हैव रिसीव्ड द मनी. और तीसरी स्टेज कौन सी होती है? रिसीव्ड. ठीक है. यस. ठीक है. तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि वी शुड नॉट एंटिसिपेट एनी इनकम, बट वी शुड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस. और पॉसिबल लॉसेस के लिए सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इफ वी आर रनिंग ऑन अ लिटिगेशन and we have a possibility of losing that litigation, then we will then we have to provide for the losses which are going to be caused through that litigation. अगर मुझे लग रहा है मैं वो केस हारने वाला हूं, तो आई हैव टू मेक अ प्रोविजन आउट ऑफ माय प्रॉफिट्स फॉर द लॉसेस. ठीक है. अब प्रोविजन क्या होता है, दैट आई लेट यू लेटर. ठीक है. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको उसको रिकॉर्ड करना है. अब रिकॉर्ड कैसे करना है, दैट विल बी डेल्ट लेटर. इज इट ऑल राइट? एक कंसेप्ट रह गया, कौन सा मुझे खुद याद नहीं आ रहा. या मटेरियलिटी. लास्ट टाइम भी भूल गए थे. मटेरियलिटी क्या कहता है कि वी all items having significant economic effect, also depending on the amount of size of business. Yes. आपको सिग्निफिकेंट आइटम्स जिनका बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको मेनली फोकस उस पे करना है. एंड यू हैव टू इग्नोर द इनसिग्निफिकेंट आइटम्स. ठीक है. बिकॉज दे विल ओनली एड टू द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट, बट दे डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ आई एम ऑडिटिंग अ कंपनी ऑफ हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 100 crores, then a partially mistake of 50,000 will not make it a important thing to do. So yeah, material significance on business.
तो जो सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं आपको मेनली उन पे फोकस करना है। और ये कंसेप्ट कौन बताता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है। और एक और बात कि आपकी मटेरियलिटी किसी और की मटेरियलिटी से डिफर कर सकती है, क्योंकि इट इज अ जजमेंटल थिंग, इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरे लिए मटेरियल है वो दूसरे इंसान के लिए भी मटेरियल होगा। यू बोथ कैन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग द मटेरियलिटी। इसीलिए आपके लिए सिग्निफिकेंस क्या रखता है वो आपकी है। यस, ठीक है, इग्नोर इररिलेवेंट और नॉन इम्पोर्टेंट थिंग्स। यस, ठीक है। तो हमने ये कंसेप्ट, हमने 9 कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, गिव मी अ मिनट। नाइन पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द 10th कंसेप्ट। ठीक है, 10th कंसेप्ट हमारा क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? अच्छा, एक्रूअल कंसेप्ट को समझाने के लिए ना मैं एक वो लेता हूँ। भैया यार प्लीज, भैया पार कर दो। अच्छा, मैं अपने एम्प्लॉय को उस मंथ की सैलरी देता हूँ नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, जैसे मैं उसको अप्रैल की सैलरी देता हूँ 7 को। ठीक है, अप्रैल की सैलरी कब दे रहा हूँ? 7 को। मई की सैलरी कब दूंगा? 7 जून को। ठीक है, जून की सैलरी कब दूंगा? 7 जुलाई को। ठीक है, मार्च की सैलरी कब दूंगा? अब वो तो पेमेंट तो मैं 7 अप्रैल को कर रहा हूँ। मैं एक आपको वो बता देता हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आई एम फॉलोइंग अ फिनेंशियल ईयर रनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो उसने 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक काम किया है, उसकी मैं उसको पेमेंट कब करूंगा? 7 अप्रैल को। सिंस आई एम पेइंग हिम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई विल इग्नोर दैट अमाउंट फॉर द मार्च एक्सपेंस। इज इट राइट? मैं बोलूंगा ये पेमेंट तो मैंने अप्रैल में की है, मैं तो इसको अगले साल लूंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सब बताओ, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत बोल रहा हूं? बट इट इज ऑफ मार्च। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है गुप्कार रोड श्रीनगर में। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं उस पे मैंने उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे उससे हर महीने 50,000 का किराया आ रहा है। वो क्या करता है, मुझे मंथ की जो रेंटल इनकम होती है वो नेक्स्ट मंथ के 10th डे को देता है। तो मैंने उसको मार्च की जब रेंट मांगा तो उसने मुझे दिया 10th अप्रैल को। क्या मैं उस इनकम को इग्नोर कर दूं? अब मुझे बताओ, जैसे 31 मार्च आई, तो क्या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि आई हैव अर्नड दैट मनी, या मैं उसको बोलूंगा कि आई एम एंटीसिपेटिंग माई मनी? उसको मैं अर्न बोलूंगा या एंटीसिपेट बोलूंगा? कोई है जो एंटीसिपेट बोलना चाहता है इसको?
ठीक है, सब अर्नड ही बोलेंगे। तो आई हैव अर्नड दैट मनी एज सून एज द मार्च हैज एंडेड। तो दैट डजंट मैटर कि आपको वो पेमेंट कब मिल रही है, ठीक है, दैट डजंट मैटर कि आपको वो पेमेंट कब मिल रही है। यहाँ इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस ये कोई मैटर नहीं करता कि आप पेमेंट कब कर रहे हो। द थिंग दैट मैटर्स is that whether that expenditure has been incurred, whether that expenditure has been incurred or whether that income has been earned। अगर तो एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका है और इनकम अर्न हो चुकी है, then it doesn't matter whether you have received that money or you have paid that money। इसीलिए ये उसके हमारे एम्बिट में आ जाएगा क्योंकि वो इंकर या अर्न हो चुकी है। दैट डजंट मैटर कि उसकी पेमेंट हमने अभी की है कि नहीं की हुई, या हमने उसकी इनकम अभी ली है कि नहीं ली हुई, ठीक है। इसीलिए मैं यहां कहता हूं कि अंडर एक्रूवल कंसेप्ट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन दे अकर, जब होते हैं आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे, नो मैटर कैश और कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड। पेमेंट या रिसिप्ट अभी हुई है कि नहीं हुई हुई, no matter, but still they will be recorded in the books of accounts because they have been incurred or they have been earned, ठीक है। इसीलिए हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं, और उसमें जो पेमेंट्स और रिसिप्ट्स अभी होनी होती हैं दैट आर आल्सो रिकॉर्डेड बिकॉज दे हैव बीन इंकर्ड और दे हैव बीन अर्नड। इज इट ऑल राइट? Beta, anticipate means we are anticipating something, that something will happen, that something will happen, that something will happen, anticipate means कि something will happen when we will enter into that negotiation, we will be going to earn an income। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। किसी को दिक्कत है? बोलो बोलो। ठीक है। Now my next concept is the 11th concept is this na? This is the 11th one। In this concept, अच्छा हमारा concept का नाम है matching concept। This is the 11th concept we are going to start। This is matching concept। Matching concept हमारा ये कहता है matching is somewhat related to accrual। Matching is somewhat related to accrual। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमने कोई किसी फिनेंशियल ईयर में कोई इनकम अर्न की है तो उसके जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं आपको उसी साल में रिकॉर्ड करने हैं, ना कि आप उसको अगले साल में रिकॉर्ड करोगे। नो मैटर दे हैव नॉट बीन पेड, वो बेशक अभी पे नहीं हुए हो लेकिन फिर भी उस इनकम के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। जैसे इसमें लिखा है, in this concept, all expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration in the financial statements of the organization if any revenue is recognized। अगर कोई revenue recognize की जा रही है then expenses जो उसके related है that should also be recognized। ठीक है, this concept is based on This concept is based on accrual concept as is considered the occurrence of expenses and do not concentrate on actual inflow or outflow of cash।
दिस लीड्स टू सर्टन एडजस्टमेंट विच इज लाइक प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन अवर चैप्टर जर्नल. ठीक है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाट बेटा, किस किस में? देखो एक्रूवल तो हमें टाइमिंग बताता है कि आपको उसको रिकॉर्ड करना है, और मैचिंग बताता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको इनकम एक्सपेंडिचर है आपको दोनों साथ साथ लेके चलने हैं. ऐसा नहीं कहना कि आपने इस साल में इनकम अर्न की है और आपकी जो उसके एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर में लोगे, नहीं. आपको जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस है आपने उसी टाइम ले लेने हैं, लेकिन उस एक्सपेंसेस को आपने किस तरह लेना है वो आपको बताता है एक्रूवल कंसेप्ट. ठीक है. ठीक है. तो मैचिंग कंसेप्ट हमारा यही, इतना आप इसमें इतना रखो कि जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस है आपने उसको उसी के साथ रिकॉर्ड करने हैं, नो मैटर दे हैव बीन पेड पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. तो वहां पे थोड़ा एक रूल कंसेप्ट इसमें आ जाता है, इसीलिए इसको बोला हुआ दैट इज समवॉट रिलेटेड टू एक रूल कंसेप्ट. ठीक है. इसमें कोई दिक्कत? अविनाश, मैचिंग कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जो एक्सपेंसेस जो आपने इनकम किसी फिनेंशियल ईयर में अर्न की है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस हैं आपको वो उसी साल में रिकॉर्ड करने हैं जिस साल में आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, नो मैटर दैट एक्सपेंस हैव बीन पेड इन द नेक्स्ट ईयर. वो एक्सपेंस बेशक अगर नेक्स्ट ईयर में पे हुआ होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसको उसी के रेवेन्यू के अगेंस्ट उसको रिकॉर्ड करना है. ठीक है. तो दीज वर द 11 concepts that we studied and I suppose 3 to 4 marks will come from my these three lectures minimum. ठीक है. Since it is the basics of accounting and we have to go through the basics of accounting in detail so that we can grasp the basic concepts and we have no problem in the practical aspects of the accountancy. ठीक है. और हमारा एक कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये मैं जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो उसके साथ में आपको समझाऊंगा ये. ठीक है. या अभी नहीं कर सकते हम इसको. ठीक है. या इट इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. इसमें मैं ठीक कर दूं, एक मिनट, तब भी गलती होगी थी. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पे आप एक नंबर मान के चल सकते हो कि इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90% के ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. ठीक है. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज कहती हैं, अकाउंटिंग कहता है ऐसे कौन से अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं जो हमेशा मान के चलेंगे, हमें हमेशा बिजनेस में उसको अज्यूम करके चलना है कि ये तो है ही है, ये तो इम्प्लाई हो ही रहे हैं. पहला कौन सा है, आपको हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका बिजनेस क्या है, एक गोइंग कंसर्न है एंड यू आर नॉट गोइंग टू क्लोज डाउन इन द नियर फ्यूचर. ठीक है. दूसरा मेथड आ जाता है आपको अक्रूवल कंसेप्ट तो लगाने ही लगाने हैं क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. और तीसरा हमारा है कंसिस्टेंसी. तीसरा कौन सा है हमारा, कंसिस्टेंसी, कि हम कंसिस्टेंसी अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग को हर साल लगाते हैं एंड वी चेंज इट ओनली इन द थ्री पॉसिबल केसेस which we have already dealt in the earlier part of revision. ठीक है. तो वो एग्जाम में क्या करेगा, आपको चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन सी नहीं है. तो जो चौथी होगी आप उसको टिक आउट कर सकते हो. या इस तरह भी आ सकता है, वो हमें चार कंसेप्ट दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम FAA कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कहते हैं. तो आपको जो इन तीनों में से वो दिखेगा आपको उसको टिक आउट कर देना है. इज इट ऑल राइट?
ठीक है। चलो बताओ, ये हमने कर लिए थे उस दिन, ये हमने किए थे। एक बार फिर से कर लेते हैं। Economic life of an enterprise is split into a periodic interval to measure its performance is as per entity, matching या periodicity। शाबाश विवेक, शाबाश, बहुत बढ़िया। तीसरी बार रिवीजन होगी आज। शाबाश अविनाश, शाबाश, बहुत अच्छा। तुमने तो 3 बार डेमो भी पढ़ा है। गुड मनमीत, गुड सलीम। तो विवेक पेपर में थोड़ी बैठा होगा। विवेक ने कंफ्यूज किया तो तुम विवेक को क्यों देख रहे हो? विवेक थोड़ी तुम्हारे साथ बैठा होगा वहां एग्जाम में। यस पीरियोडिसिटी, यस रियाज पीरियोडिसिटी, यस दीक्षा राइट। ऋतु नो, वाई एंटिटी। सुनेहा, इकोनॉमिक लाइफ होती है जो एंटरप्राइज की, उसको हम पीरियोडिक इंटरवल्स में बांट देते हैं ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। ऐसा चीज कौन सा कंसेप्ट कहता है? एंटिटी कंसेप्ट कहता है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है, या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है? हाँ, इन अकाउंटिंग पीरियड कौन सा कंसेप्ट कहता है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ऋतु समझ आया? यस सुनेहा, नाउ यू गॉट इट। ठीक है, चलो। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कौन सा एक्सपेंसेस लेने हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल डिटरमाइन करता है? ऑब्जेक्टिविटी, मटीरियलिटी, या मैचिंग? यस मैचिंग। मनमीत, मटीरियलिटी यार, मटीरियलिटी कैसे आ गई? अकाउंटिंग पीरियड में कौन सा खर्चा लेना है, दैट इज मैचिंग। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस, and the materiality is not related to only expenses. Materiality can be anything, but expenses के लिए कौन सा स्पेसिफिक है? मैचिंग, कि आपको एक पीरियड में कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं, दैट इज। अच्छा नहीं किए तो कोई बात नहीं, तभी तो कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। ठीक है, देखो एमसीक्यू मेरे को ग्रुप में कोई डाल रहा था कि वी आर नॉट डूइंग एमसीक्यूज, लेकिन मेरे को मैंने आपको उस दिन बताया था कि एमसीक्यू पे फोकस अभी नहीं करना है। आपको अकाउंट्स आता है जो एमसीक्यू करोगे? आता है आपको? कौन कौन चाहता है पहले हम एमसीक्यू कर लें सारे, सिर्फ पढ़े नहीं? अगर तो एमसीक्यू करके पेपर पास हो जाता तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? 2-3 किताबें ले लो और एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? मोहन साइंस का हो बेटा, कोई भी हो, लेकिन आपको पहले स्टडीज करनी पड़ेंगी। आप सीधे एमसीक्यू बोलोगे मुझे एमसीक्यू दे दो भाई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हाँ, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, पहले आपको प्रैक्टिकल तक पहुंचने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो हमने टच भी नहीं किया अभी।
अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, आप पहले एबीसी पढ़ते हो या डायरेक्ट वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हो? पहले आप एबीसी पढ़ते हो या डायरेक्ट आपको बोलते हैं बताओ इसका क्या वर्ड क्या है? पहले एबीसी पढ़ते हैं ना। हाँ, तो ये हमारी एबीसी है, द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये तो सिलेबस में भी है, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। अगर आपको टर्म्स ही नहीं पता होंगी तो आप प्रैक्टिकल या एमसीक्यू क्या कर पाओगे? इसीलिए एमसीक्यू पे इतना फोकस मत करो, पहले जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ो। और अगर उसमें आप कुछ और देखते हो, आपको कुछ अगर मेरे से मिस हो जाता है, तो आप वो मेरे से पूछोगे सर इसमें ये चीज भी आ सकती है कि नहीं आ सकती, वो मजा आएगा। ठीक है ना? हाँ। अब देखो हमने 12 कंसेप्ट पढ़ लिए। जो कॉमर्स के हैं उनको पता होगा, ये उनको कॉमर्स में भी नहीं उन्होंने पढ़े होंगे, आई एम 100% श्योर। जितने अच्छे से हमने उसको 3 लेक्चर में आज हमने कवर किया है, ऐसा हमने हमें किसी ने 11th में नहीं पढ़ाया होगा। और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको भी अगर अच्छी तरह से समझ आ गया है, तो आपके लिए ये विन विन सिचुएशन है। अगर आपको ये 12 कंसेप्ट जो हमने 11 किए हैं, अगर आपको ये समझ आ गए हैं, तो यू आर इन द सब्जेक्ट। ठीक है? हाँ, 80% आ गए हैं, कोई बात नहीं, बाकी 20% भी आ जाएगा। विवेक को आ गया, तुझे नहीं आया? अच्छा। Revenue from sale of products is generally realized in the period in which cash is collected, sale is made या products are manufactured। कहता है हमने सामान बेचा, उसको हम कब मान लेंगे कि हमने कमा लिया है? जब कैश कलेक्ट करेंगे, या जब सेल करेंगे, या जब बनाएंगे? यस, जब हम सेल करेंगे उस टाइम हम उसकी जो रेवेन्यू है उसको क्या कर लेंगे, अर्न कर लेंगे, तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस टाइम हम उसको शो कर देंगे। ठीक है? यस, सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड। बिजनेस एंटिटी कहां से आ गया मनमीत? अच्छा, अगले का, ठीक है ठीक। ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन एक्सेप्ट। कंसिस्टेंसी तो था, गोइंग कंसर्न भी था, बिजनेस एंटिटी नहीं है। अब कुछ कुछ टीचर पता क्या करेंगे, वो इसका ना कुछ बना के देंगे आपको। जीसीए, जीसीए जीसीए जो होता है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता है, जीसीए या एसीजी या सीएजी। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती। आपको पता होना चाहिए तीन कौन से एजम्पशंस हैं जो फंडामेंटल हैं, और ऐसे कौन से हैं जो इसके एम्बिट से बाहर आते हैं। ठीक है? तो हमारे उसी तरह से यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन ऑप्ट आउट हो गया, और आप सब सही हो। मोहन, गोइंग कंसर्न कैसे हो गई यार? अभी तूने ऊपर सी बोला। अच्छा, चिन्ह देखनी है, ये लो। ठीक है। मोहन, गोइंग कंसर्न कैसे हो गया? अभी तूने सी बोला। सी इज माई आंसर। ओके। ओके ओके। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट अकाउंटिंग, एक मिनट रुको। अच्छा, अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो हमारी एक सेट ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ टर्म्स। जितने से ज्यादा मैं टर्म्स यहाँ कवर करना चाहेंगे उतना हम कर सकते हैं,
बट ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ टर्म्स है, थोड़ा हमने कवर कर लिया है और थोड़े टर्म्स हम आज कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे पहले बताओ, एक्रूवल आप सबको पता चल गया है, क्या इसको फिर से बताने की जरूरत है? रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एज देयर अर्नड और इंकर्ड। जब हम उसको अर्न और उसको इंकर कर देंगे उस टाइम हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नो मैटर वेदर दे हैव बीन पेड और रिसीव्ड, वो अभी पे किए हैं या वो रिसीव किए हैं, दैट डजंट मैटर। आपने उसको अर्न कर लिया है या और इंकर कर लिया है, आप उसको क्या बोल सकते हो, वी हैव recorded our revenues and cost on the basis of accrual system of accounting, ठीक है। अब क्या हुआ, earned is recorded, yes earned is recorded, ठीक है। अब कुछ कुछ एंटिटीज होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्कूल्स हो गए, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, वो इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती हैं। उनके पास ऑप्शन है, वो क्या करती हैं, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है। कौन सी फॉलो करती हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे क्लब्स हो गए, ठीक है, जैसे अमर सिंह क्लब हो गया, प्रेस क्लब हो गया, या कोई और क्लब हो गया, या कोई स्कूल्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं, वो रिकॉर्डिंग करते हैं कैश बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? कैश। कि अगर हमारे पास जो पैसा आया है, दैट इज जो रिसीव हुआ है, और जो हमने एक्चुअली में पेमेंट की है, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। जो हमने अभी पे करनी है या हमने जो भी रिसीव करनी है उसकी हम अक्रूवल नहीं करेंगे, उसको हम अक्रू नहीं करेंगे, बल्कि जो एक्चुअली में कैश में इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है हम सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारे पास थ्री सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। कितने होते हैं? वी हैव थ्री सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला कौन सा होता है? एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा? एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा हमारे पास होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा हमारे पास होता है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसमें एक्रूवल और कैश कंसेप्ट का दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। सब बताओ कितने सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं हमारे पास? थ्री, ठीक है। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? कैश बेस्ड, एक्रूवल बेस्ड। और तीसरा कौन सा हो गया? हाँ, हाइब्रिड। पहला हो गया एक्रूवल, दूसरा हो गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा हो गया हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यस, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो आपने समझ लिया। एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि जब आपने उस एक्सपेंस को इंकर कर लिया है या आपने उस इनकम को अर्न कर लिया है तो रिकॉर्ड कर लो, नो मैटर वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और इट हैज बीन पेड, ठीक है। जो दूसरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, कैश अकाउंटिंग सिस्टम, क्या कहता है कि आप सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करो जो आपने एक्चुअली में पे किया है या जो आपने एक्चुअली में क्या किया है, रिसीव किया है, आप सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। सम ऑफ द क्लब्स, स्कूल्स, सोसाइटीज आर फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और जो तीसरा है वो हमारा आ गया हाइब्रिड, जिसपे दोनों के कंसेप्ट को अगर हम मिलके काम करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आपको ये तीन बेसिस याद रखने हैं। इस पे कुछ एमसीक्यू पूछ सकता है कि आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसमें से जो आपको इन तीनों से अलग लगेगा आपने उसको ऑप्ट आउट कर देना है, ठीक है। इज इट ऑल राइट? Hybrid may create confusion. Hybrid involve both accrual और cash. Yes, बेटा कंफ्यूजन वाली क्या बात है, ठीक है। कुछ चीजों पे हमने कैश सिस्टम मान के चलते हैं, कुछ चीजों पे हम अक्रूवल मान के चलते हैं। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। हाइब्रिड इन्वॉल्व बोथ अक्रूवल और कैश, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म, एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड। बेटा बेसिकली some of the manufacturing industries are following the hybrid system of accounting. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो वेजेस होती हैं उनको कैश सिस्टम पे रिकॉर्ड करती है, क्योंकि कैश उनको दिहाड़ी का देना है, जब पे किया उस समय रिकॉर्ड करते हैं। और जब उनको सैलरी या वाइट कॉलर एम्प्लॉइज को पेमेंट करनी होती है तब वो क्या फॉलो कर लेते हैं, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर लेते हैं। तो मेनली इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इसको फॉलो करती हैं, क्योंकि उनको क्या करते हैं, जो वेजेस होती हैं दिहाड़ी वाली होती हैं उनको वो एक्रू नहीं करते, तो जिस दिन पे करते हैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग टर्म और देखते हैं। कैपिटल तो आपने समझ, बेटा विच वन इज मोस्ट यूज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आपको सिर्फ एक्रूअल फॉलो करना है। ठीक है, एक्रूअल फॉलो करना है। एक्रूअल इज द मोस्ट यूज्ड एंड एक्रूअल इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होती है, सबको पता ना कैपिटल तो क्या होती है अब। ठीक है, कैपिटल पता है ना क्या होती है। अगर मैंने एक कंपनी खोली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी समझते हो ना, कंपनी। तो अगर हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अगर तो हम कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो अगर है हम कंपनी बना के चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्योंकि आपको पता होगा कंपनीज में क्या अलॉट होते हैं, शेयर्स, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं कंपनी का नेचर बता रहा हूं। जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने अकेले बिजनेस शुरू किया, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, आई एम दी सोल प्रोप्राइटर। मैंने कौन सा बिजनेस शुरू किया, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू किया। कौन सा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, अकेले शुरू किया, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर, कि आई एम द सोल प्रोप्राइटर, मैं उसका अकेला मालिक हूं, मैं उसका अकेला मालिक हूं। ठीक है। अगर मैं अपने दोस्त के साथ मिलके पार्टनरशिप बनाता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बोलता हूं, पार्टनरशिप बिजनेस। तो अगर मैं एक कंपनी बनाता हूं तो कंपनी में अगर मैं पैसा खुद लगाऊंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, उसका उसका मुझे कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। तो उस कैपिटल को मैं क्या बोलता हूं, शेयर कैपिटल। क्या बोलता हूं, शेयर कैपिटल। जैसे क्या हो गया, मैंने अपने चार दोस्तों के साथ मिलके एक कंपनी बनाने का सोचा, कि मैंने कहा यार चलो कंपनी बनाते हैं, अकेले तो बड़ा काम कर लिया। तो जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में क्या करना पड़ता है, आपको कंपनी के शेयर खरीदने पड़ते हैं। बेशक आप उसकी अपनी कंपनी बना रहे हो, तो लेकिन उस कंपनी में आपने पैसा तो लगाना है। अब उस पैसे को जब आप लगाते हो तो उसके 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 बदले में आपको क्या मिलता है, शेयर मिलता है। बिजनेस के बहुत टाइप होते हैं बेटा, आऊंगा उस पर। अभी कंपनी का देखो। ठीक है, एक टर्म बतानी है आपको, शेयर कैपिटल। जब आप कंपनी में पैसा लगाते हो तो कंपनी आपको उसके बदले में क्या देती है, शेयर देती है। शेयर मींस हिस्सेदारी देती है। तो मैंने कहा कि यार ज्यादा पैसे तो मैं लगा रहा हूं, तो ज्यादा शेयर किसको मिलने चाहिए, मुझे मिलने चाहिए। मैंने लगाए। हाँ, जैसे जक्करबर्ग ने करा, जियो में उसको 10% शेयर मिला, तो ये इन्वेस्टमेंट है या शेयर कैपिटल। बेटा ये उसका शेयर हो गया, ये उसका शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, इसमें उसको शेयर मिल गया ना। ही इज द 10% ओनर ऑफ द जियो। इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी कंपनी बनाई, उसमें मैंने पैसा लगाया, उसमें जो उसके बदले में मुझे पैसा मिला वो
शेयर कैपिटल हो गया। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने क्या किया, अब जैसे रिलायंस जियो ने अगर अपना शेयर बाजार में अपना शेयर निकाला, अभी मुझे बताओ, क्या रिलायंस जियो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं है? किसी को पता है? रिलायंस जियो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं है? नहीं है बेटा, कहाँ है जियो? तो अभी आईपीओ आया नहीं, अभी जियो अभी स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यस। जियो अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट पे जियो अभी नहीं आया हुआ। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब जैसे मैं आपको एक डे बिफोर यस्टरडे की एक आपको न्यूज़ बताता हूँ, डे बिफोर यस्टरडे की न्यूज़ बताता हूँ कि उसमें क्या हुआ है। उसमें रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स खरीदे हैं। रिलायंस ने क्या किया, फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर लिया है। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया। किसी ने सुना ये? रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर कर लिया है। रिलायंस को फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर व्हाट इज फ्यूचर ग्रुप? बेटा फ्यूचर ग्रुप हो गया ये आपका बिग बाजार वगैरह हो गया ना, ये फ्यूचर ग्रुप के अंदर था। हाँ, ये भी वेरी गुड, यस यस। तो बेसिकली क्या हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप एक डेट रिटर्न कंपनी थी। फ्यूचर ग्रुप क्या थी? एक डेट रिटर्न कंपनी थी। उसमें काफी लॉसेस हो रहे थे, उसमें काफी लॉसेस हो रहे थे। बताता हूँ, रुक जा। विवेक विवेक रुको, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप में काफी लॉसेस हो रहे थे, तो क्या किया, रिलायंस ने उसको टेक ओवर कर लिया। रिलायंस ने उसको टेक ओवर कर लिया, रिलायंस ने उसके सारे शेयर खरीद लिए, और रिलायंस ने उसको शेयर के, उसके शेयर के बदले उसको पेमेंट कर दी, उसको पेमेंट कर दी। तो जब रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर किया और उसकी जो पेमेंट की, ठीक है, जब उसको पेमेंट कर दी, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, अपने जो डेट्स थे वो सारे पे आउट कर दिए, और सारा शेयर किसके पास आ गया, रिलायंस के पास आ गया। अब जब आप देखोगे कि बोलोगे फ्यूचर ग्रुप किसके पास है, तो किसके पास है वो? रिलायंस के पास है। ठीक है। तो फ्यूचर ग्रुप अब किसके पास है? रिलायंस के पास है। आपने एक बात नोटिस की होगी, अगर आप शेयर मार्केट पे ध्यान रखते हो, कल सारी शेयर मार्केट डाउन थी, लेकिन सिर्फ फ्यूचर के शेयर्स अप थे। कल सारे शेयर मार्केट डाउन थी, सिर्फ फ्यूचर के शेयर्स अप थे। सिर्फ वही राइज कर रहे थे। क्यों राइज कर रहे थे? क्योंकि अब वो किसके पास आ चुकी है? रिलायंस के हाथ में आ गई है। रिलायंस इज ए वेरी गुड मैनेज्ड कंपनी, तो उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली, हाँ, ड्यू टू इंडिया चाइनली कंफ्लिक्ट इट वाज डाउन। ठीक है। इंडिया की सुबह सुबह कल खबर आ गई कि चाइना ने इंट्रूजन कर लिया है इंडिया में, और उस वजह से क्या हो गया, शेयर मार्केट पे इफेक्ट पड़ गया, शेयर मार्केट सारी गिर गई। लेकिन सिर्फ फ्यूचर ग्रुप टॉप पे चल रहा था। फ्यूचर ग्रुप क्यों चल रहा था टॉप पे? क्योंकि उसको एक्वायर कर लिया था किसने? रिलायंस ने। तो जो रिलायंस ने सारा टेक ओवर कर लिया है, अब सारा कंट्रोल किसके पास आ गया? रिलायंस का। तो वो रिलायंस की क्या हो गई है? शेयर कैपिटल। ऐसे ही अगर मैं, अगर खुद की कंपनी बनाऊंगा, उसमें जो पैसा लगाऊंगा, अगर उस स्टेट उसका स्टेटस कंपनी है, तो मैं उसको किस नाम से बुलाऊंगा? शेयर कैपिटल। और अगर उसका उसका जो स्टेटस है वो नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसको मैं बोलूंगा ओनली कैपिटल। ठीक है। कैपिटल और शेयर कैपिटल में सिर्फ फर्क ये इतना है कि जो शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी के केस में होती है, और जो कैपिटल होती है वो नॉर्मल बिजनेस के केस में होती है, अदर देन कंपनी के केस में। बात समझ आई?
शेयर कैपिटल और कैपिटल में क्या फर्क है? हाँ, प्रोप्राइटर नॉर्मल शॉप, बाहर दुकान खोली मैंने, उसमें अगर पैसा लगाऊंगा तो कैपिटल। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके पार्टनरशिप फर्म खोली कि हम मिलके काम करेंगे, 50-50% प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें पैसा लगाऊंगा तो कैपिटल बोलूंगा। लेकिन अगर मैं कंपनी खोलूंगा तो वहां मैं इसको क्या बोलूंगा कि शेयर कैपिटल है। उसमें क्या बोलूंगा? शेयर कैपिटल। किसी को कैपिटल और शेयर कैपिटल में प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। बाकी अगर आप शेयर मार्केट को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, दैट इज नॉट ऑफ अवर कंसर्न। हमें इतना ध्यान रखना है कि कैपिटल और शेयर कैपिटल में क्या फर्क है। कैपिटल जो नॉर्मल बिजनेसेस में हम पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, और जो हम कंपनी में पैसा लगाते हैं अपनी कंपनी में उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और विवेक मुझसे पूछ रहा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर हम किसी और कंपनी में पैसा लगाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग दी डिविडेंड्स एंड द अर्निंग्स, उस मोटिव से अगर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम उस बिजनेस में अपना स्टेक लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? that I have invested in that capital in that company and that is my share capital. Is it all right? ठीक है? Yes. थोड़ा फ्यूचर ग्रुप का स्टडी करके आना, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी को पता है चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? जैसे मैंने कहा, मैंने कैनरा बैंक से एक गाड़ी ली लोन पे। Charge an incurrence of an asset to secure an मैंने क्या किया, मैंने कैनरा बैंक से एक कार लोन करवाया, जिसमें मुझे क्या हुआ, मैंने उससे कार खरीदी, Hyundai वर्ना। ठीक है, मैंने एक वर्ना कार खरीदी, जिसके लिए मैंने क्या किया, कैनरा बैंक से एक लोन करवाया, 10 लाख का लोन करवाया और 15 लाख की गाड़ी थी। ठीक है, तो 10 लाख मेरा किसने दिया है? मेरे बैंक ने दिया है। 10 लाख किसने दिया है? मेरे बैंक ने दिया है। तो अब मुझे बताओ, वो गाड़ी मेरी है या मेरे बैंक की है? गाड़ी तो मेरी है, लेकिन उस पे चार्ज किसका है? बैंक का है। उस पे चार्ज किसका है? बैंक का है। बैंक तो गाड़ी तो मेरे नाम पे है, लेकिन उस पे जो चार्ज है, जब तक मैं उस लोन को खत्म नहीं कर दूं, उस पे बैंक की क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। ठीक है, उस पे क्या रहेगा? बैंक का चार्ज रहेगा। तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। जैसे मोहन ने बताया, जब हम किसी पे एनकम्बरेंस लगाते हैं किसी एसेट पे, ताकि हम अपनी इंडेटनेस को सिक्योर कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। अब चार्ज काफी तरीकों का हो सकता है। चार्ज काफी तरीकों का हो सकता है, जिसमें से एक क्या होता है? हाइपोथिकेशन। क्या होता है? हाइपोथिकेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने एक हाउसिंग लोन लिया, मैंने एक घर बनाना है, मैंने क्या करना है? मैंने एक घर बनाना है। तो जब मैं उसको घर बनाऊंगा, तो जो हाउसिंग लोन मेरा होगा, उसमें घर तो मेरा होगा, लेकिन बैंक का उस पे क्या होगा? चार्ज होगा। बैंक का उस पे क्या होगा? चार्ज होगा। बैंक का उस पे क्या होगा? चार्ज। तो उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? उस केस में उसको हम बोलेंगे मॉर्टगेज। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्टगेज। वो देखो, दीवार पे मेरे पड़े हुए नहीं है, लाइट ऑन करना, लाइट ऑन करना। जो हाँ, चार्ज होता है वो किस पे क्रिएट होता है? यहाँ पड़े थे दीवार पे, पूरा पैकेट पड़ा, वो खत्म कैसे होगा? लाइट ऑन ही नहीं हुई। जो चार्ज होता है वो क्रिएट हो सकता है किसी भी तरह एसेट पे, लेकिन जो हाइपोथिकेशन होती है वो होती है मूवेबल एसेट्स में, और जो मॉर्टगेज होता है वो किस केस में होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में चार्ज को हम क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज। और मूवेबल के केसेस में क्या कहते हैं?
हम उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। ठीक है। चार्ज क्या हो गया? किसी पे, किसी कोई एसेट पे अपना हक जमाना, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। अब चार्ज के कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन जिनमें से दो पॉपुलर कौन कौन से हैं? एक होता है हाइपोथिकेशन और एक होता है हमारा मॉर्टगेज। तो हाइपोथिकेशन वर्ड किस पर्पस के लिए यूज होता है? मूवेबल के लिए। और मॉर्टगेज किस पर्पस के लिए यूज होता है? इमूवेबल। मतलब अगर कोई इमूवेबल एसेट है तो उस पर अगर हमने चार्ज क्रिएट किया है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि उसको हम बोलेंगे मॉर्टगेज। लेकिन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उस पर हमने अपना चार्ज क्रिएट किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथिकेशन। लोन अगेंस्ट गोल्ड, हाइपोथिकेशन। उसमें क्या होगा? गोल्ड क्या होगा हमारा? हाइपोथिकेटेड। ठीक है। अब हम जब भी बैंक से लोन लेंगे तो बैंक अपने लोन को क्या करता है? सिक्योर करता है। तो सिक्योर जब उसको करेगा तो सिक्योर करने को क्या बोलते हैं? चार्ज क्रिएट करना। उसको क्या बोलते हैं? चार्ज क्रिएट करना। तो जो भी हम एसेट को गिरवी रखते हैं अपने लोन के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। और अगर वो चार्ज मूवेबल के लिए है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। और अगर इमूवेबल के लिए तो हम उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। इज इट ओके? इज इट ओके? डॉक्यूमेंटेशन फ्री लोन विच कंपनी मोस्ट, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैंने अपने पापा से लोन लिया, क्या मैं उस पर कुछ गिरवी रखता हूँ? मैंने कहा पापा मुझे 1 लाख का लोन दे दो, क्या मैं उनसे कुछ गिरवी रखूंगा? नो। उस लोन को मैं क्या बोलूंगा? उस लोन को मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा अनसिक्योर्ड लोन। उसको मैं क्या बोलूंगा? अनसिक्योर्ड लोन। क्या बोलूंगा? अनसिक्योर्ड लोन, यस। और अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, उसके उसको लेने के लिए मैं कुछ बैंक को चार्ज दे रहा हूं किसी चीज का, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सिक्योर्ड लोन। जिस लोन के पीछे अगर कोई हम एसेट गिरवी रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन। और जिसके लिए हम कुछ कोई चार्ज क्रिएट नहीं करवाते तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड लोन। उसको हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है। ठीक है। एक मैं आपको वर्ड बताने लगा हूं यहाँ पे, कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या वर्ड है? कोलैटरल सिक्योरिटी। जैसे क्या होता है, कभी कभी मैंने क्या किया, कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। मैंने ना अपने बिजनेस के लिए ना 1 करोड़ का लोन लेना है। कितने का लेना है? 1 करोड़ का लोन लेना है बिजनेस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट फैसिलिटी। मैंने अपने डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के लिए मैंने एक लोन लेना है जिसको मैं क्या बोलता हूँ? कैश क्रेडिट फैसिलिटी, जो बैंक देती है। उसमें मैंने बैंक को बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए अपने डेली बिजनेस करने के लिए। ठीक है। तो बैंक कहता है कि आप गिरवी क्या रखोगे? बैंक कहता है आप गिरवी क्या रखोगे? सर, जो बैंक क्रेडिट देता है हमें वो किस में आएगा? वो बेटा लोन्स में आएगा, सिक्योर्ड लोन्स। वो सिक्योर्ड लोन। बैंक हमेशा सिक्योर्ड लोन में आएगा, क्योंकि बैंक कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं बोलेगा। बैंक ये नहीं बोलेगा ले जाओ पैसे। कुछ ना कुछ वो गारंटर लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा, आपको अपना लोन सिक्योर करेगा। ठीक है। उसको हम सिक्योर्ड लोन्स में लेते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैंने बैंक से लोन लिया
और लोन के लिए अर्जी लगाई, मैंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, तो आप मुझे लोन दे दो। कहते ठीक है, कहते पर आप गिरवी क्या दोगे, 1 करोड़ रुपया देना है। तो मैंने कहा कि जो मेरे पास जो सारा स्टॉक है, मेरे पास सारा जो सामान पड़ा हुआ है, मैंने जो खरीदा है आगे बेचने के लिए, या आपके इस 1 करोड़ से जो मैं खरीदूंगा वो सब मैं क्या कर दूंगा, आपको गिरवी रखवा दूंगा, उस पर आपका चार्ज क्रिएट करवा दूंगा। अब उसको जब मैं चार्ज क्रिएट करवाऊंगा, वो हाइपोथिकेशन कहलाएगा या मॉर्टगेज कहलाएगा? हाइपोथिकेशन कहलाएगा या मॉर्टगेज कहलाएगा? मैंने कहा, मैंने बैंक को अर्जी लगाई कि मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, तो बैंक कहता आप उस 1 करोड़ के अगेंस्ट गिरवी क्या रखोगे? मैंने कहा कि मैं जो आपके इस 1 करोड़ से स्टॉक खरीदूंगा वो सारा आपको गिरवी रख दूंगा, कि अगर कल को मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊं तो आप मेरा स्टॉक उठा के ले जाओ और उसको बेच के अपना लोन को रियलाइज करवा लो। तो मैंने कहा कि ये स्टॉक पे जो चार्ज क्रिएट होएगा उसको मैं हाइपोथिकेशन बोलूंगा या मॉर्टगेज बोलूंगा? सलीम कह रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन अवर बिजनेस। विवेक, मॉर्टगेज। मैनी ऑफ यू आर सेइंग हाइपोथिकेशन। द राइट आंसर, सुनेहा आप बताओगे इसका क्या आंसर होगा? दीक्षा, आपने दिया जवाब? नहीं, अभी नहीं दिया। रितु, यस, हाइपोथिकेशन। विच टाइप ऑफ एसेट, बेटा स्टॉक बताया ना, स्टॉक, स्टॉक है वो। आप ठीक कह रहे हो, विच टाइप ऑफ एसेट्स वी हैव स्टॉक। स्टॉक बोला ना, जो मैं सामान खरीदूंगा वो। दीक्षा कह रहे हैं मॉर्टगेज। देखो मैंने आपको कहा कि हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में किस चीज का फर्क है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, मुद्दा क्या है, डिफरेंशिएशन आप किस बेसिस पे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर। यस, अविनाश तू बता भी रहा है और गलत भी बता रहा है। मूवेबल है, नहीं मूवेबल? तो अगर स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स तो मूवेबल है, स्टॉक्स तो मूवेबल है, तो वो क्या होगा, स्टॉक्स मूवेबल नहीं है? हाँ मोहन, नॉट, हाँ, स्टॉक्स तो मूवेबल है, तो स्टॉक्स के केस में क्या आएगा, हाइपोथिकेशन ना। तो स्टॉक्स के केस में क्या आएगा, हाइपोथिकेशन। ठीक है अविनाश, ठीक है अविनाश, ठीक है। स्टॉक्स तो मूवेबल है, आप सामान उठा के, अगर आपने लक्स का सामान लाया या किसी और का लाया, अमूल का लाया, तो आप उठा सकते हो। यस, लैंड इज मॉर्टगेज, अगर लैंड है तो मॉर्टगेज है। ठीक है। अब बैंक कहता है यार तू स्टॉक तो दे देगा, ठीक है, लेकिन कल को तेरा अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, वो बिके ही ना जितने का लोन है, यस, हाउस इज मॉर्टगेज, लैंड बिल्डिंग मॉर्टगेज। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि कल को बैंक वाले क्या कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं तू तो स्टॉक गिरवी रखवा देगा, लेकिन कल को अगर तेरे स्टॉक की वैल्यू नहीं रही तो फिर तू क्या करेगा? अगर तेरा 1 करोड़ का लोन तूने कल नहीं दिया मुझे, और मैं तेरा स्टॉक लेके बेचने गया मार्केट में, तो मुझे अगर उसमें से सिर्फ 50 लाख मिला, तो मैं अपना लोन 50 लाख का कैसे पूरा करूंगा जो बाकी रह गया? कहता वो भी ठीक है। तो कहता वो भी ठीक है, तो फिर कहता आप मेरा ना, एक ना मेरा डाउनटाउन में एक मेरे घर भी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है डाउनटाउन में, आप वो भी गिरवी रख लो, आप वो भी गिरवी रख लो, आप वो भी गिरवी रख लो। तो उसमें क्या आ जाएगा, मॉर्टगेज। उसमें क्या आ जाएगा, मॉर्टगेज। जब हम किसी लोन को सिक्योर करवाने के लिए एक जो बेसिक आइटम है उसके अलावा कुछ उनको देते हैं टू सिक्योर देयर लोन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी।
इस केस में जो स्टॉक्स हैं वो क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी, क्योंकि स्टॉक्स को खरीदने के लिए मैं लोन ले रहा हूं। जिस चीज को लेने के लिए आप लोन ले रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम उसी को गिरवी रखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। और अगर उसके उस सिक्योरिटी से मेरा लोन फुली सिक्योर नहीं हो रहा हो और हम उसके बदले कुछ और भी मांगे, तो जो सेकंड आइटम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। यस, कोलेटरल लोन। बात समझ आ रहा है मेरा? बात समझ आई सबको? जिस चीज के लिए आप लोन ले रहे हो उस चीज की अगर आप गिरवी रखोगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। और अगर उस सिक्योरिटी से मेरा लोन फुली सिक्योर नहीं हो रहा है तो हम उसके बदले कुछ और सिक्योर करवा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोलैटरल सिक्योरिटी। यस, हाउस विल बी कोलैटरल एंड स्टॉक विल बी प्राइमरी। यस, राइट। अब अगर मैं बोलूं मेरे गाड़ी के लोन में मेरी गाड़ी प्राइमरी है या कोलेटरल है? Yes, if he is not able to pay his loan, his house will be sealed and yes, मनमीत बोथ नहीं, बोथ नहीं, प्राइमरी है, वो प्राइमरी है। अगर मैं गाड़ी का लोन ले रहा हूं, वो गाड़ी के लोन के बदले में वो कहता है गाड़ी तो तू गिरवी रखेगा रखेगा बेटा, लेकिन मुझे कुछ और भी गिरवी रखवा, तो जो गाड़ी है वो तो प्राइमरी रहेगी क्योंकि उसी के लिए तो मैं लोन ले रहा हूं। लेकिन जो सेकंड आइटम मेरे से रखवाएगा अपार्ट फ्रॉम दी कार, that will be my collateral security, that will be my collateral security। ठीक है? is it okay? तो security which is given in addition to the primary security, that is the principal security against the same liability apart from primary security, it will be collateral। yes, ठीक है? नेक्स्ट टर्म, ठीक है, बैड डेट्स। बैड डेट्स, उधारी पे सामान दिया, उधारी पे सामान दिया, जिस इंसान को दिया उसको हम क्या बोलते हैं, जिस बंदे को हमने उधार पे सामान दिया वो हमारा क्या है, वो हमारा डेटर है, वो हमारा डेटर है। और जिस इंसान से हम माल खरीदते हैं उधार पे उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। यस। तो अगर मैं जिस इंसान को मैंने सामान बेचा है, अगर वो मुझे उसके पैसे नहीं दे तो मैं उस अमाउंट को क्या बोलूंगा, वो मेरे क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स। एनपीए नहीं बेटा, एनपीए भी ठीक, एनपीए नहीं कहते हम। एनपीए बैंक कहता है। एनपीए क्या कहता है, एनपीए बैंक कहता है, हम नहीं कहते। उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। ठीक है? अगर मैं अपने जिससे मैं सामान खरीदता हूं उसको मैं पैसे नहीं देता हूं तो उसके लिए मैं क्या हूं, बैड डेट्स। उसके लिए भी मैं क्या हूं, बैड डेट्स। ठीक है? सिंपल है। आगे चले। बोरोइंग कॉस्ट। यस, वाइस वर्सा इट इज अ बैड डेट। if I don't pay any money, if I don't pay money to my uh, creditor, then I will be a bad debt for him, and if my debtor not pay money to me, then he is a debtor for me। ठीक है? नेक्स्ट इज बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग मतलब उधार, कॉस्ट, उधार लेने के लिए जो हमें खर्चे झेलने पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग कॉस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग कॉस्ट।
उधारी का जो खर्चा होता है, उधारी लेने पे जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। जिसमें क्या इंक्लूड हो जाता है? इंटरेस्ट। जब आप किसी से उधार लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो वो आपकी क्या है? बोरिंग कॉस्ट। और इसमें अदर कॉस्ट क्या हो सकती है? अदर कॉस्ट क्या हो सकती है, बताओ? जीएसटी इन सम वे कैन बी अ कॉस्ट। अगर तो वो बिजनेस नहीं है तो वो उसकी कॉस्ट है। कमीशन, यस। जब हम लोन लेते हैं ना तो हमें कभी कभी डॉक्यूमेंट चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, वो लगते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। जैसे अगर वो परसेंटेज फिक्स होती है, उस बेसिस पे क्या होता है, हमारे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, लोन डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं, या स्टैंप ड्यूटी लगती है, इतने के कागज बना लो। तो वो क्या है? दैट इज ऑल पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। ठीक है सबको? कोई दिक्कत? आज के लेक्चर में अभी तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। आज के लेक्चर में अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आकाश, अभी आए हो? क्या बात है? गुड सुनेहा, गुड। हाँ, आज के लिए इतना ही है। वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। रिवाइज तो मैंने करवाना ही है अगली बार फिर से सारा। टेंशन क्यों ले रहे हो? क्लियर, गुड। ठीक है, अब हमारे ना कंसेप्ट्स भी हो गए। ठीक है। और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी समझ लिए हैं। ठीक है। आकाश, यू मस्ट हैव कॉल्ड द edufem, or you should have text me also. क्लियर, गुड। ठीक है। तो मैं, मुझे लगता है कि एक क्लास में और लूंगा, थोड़ी और टर्म्स पे, यहाँ पे भी थोड़ी रहती हैं। ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक ये जब हम कर लेंगे तो बेसिकली हमारे जो 15 पॉइंट्स है सिलेबस में, उसमें से हमारे 2 कवर हो जाएंगे। ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर के बाद। ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपना थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जाना शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जितना अभी हम कर रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी पढ़ सकते हो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं होप इंक्रीजेस विद योर लेक्चर। थैंक यू। ठीक है। मेरे को मेल कर सकते हो ग्रुप में, मैं दे देता हूँ, थोड़ा कभी लेट हो जाऊं तो। ये मेरी मेल आईडी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डिटेल्ड मेल कर सकता है। अदरवाइज आई एम मोस्ट वेलकम ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। आज का इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आएंगे, जर्नल के कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है। इज इट ऑल राइट? शैल आई लीव? आकाश, कुछ दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, वरना रिकॉर्डेड तो है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन तो करवाता हूँ, एक बार लेक्चर पढ़ लेना। अनायत, आपने भी अभी ज्वाइन किया है, अनायत और आकाश तो दोनों आज लेट आए हो। ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना, वरना रिवीजन तो करवानी है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आज, ज्यादा रिवीजन करवाई है, थोड़े वर्ड यूज, न्यू टर्म्स हमने टेकअप की है।